कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 14वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 14वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए अपने इस प्रोग्राम का हम पहला कमेंट लेते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है, सर मेरी पत्नी के पास फ़ोन करने पे गाली देती है और दूसरे के साथ फ़ोटो लगाती है। सर मैं क्या इस ग्राउंड पे डिवोर्स मिल जाएगा? सर प्लीज़ हेल्प। अब देखिए, जैसा आप पूछ रहे हैं कि आपकी जो पत्नी है जब आप उनके पास फ़ोन करते हैं तो ऐसे में वो आपको गाली देती है, तो देखिए ये चीज़ क्रूएल्टी के अंतर्गत तो आ रही है, लेकिन ये छोटी सी बात है। अगर कोर्ट ऐसी छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स लगे तो जितने भी वाइफ हस्बैंड हैं सबके बीच में डिवोर्स ही हो जाएगा। तो ये जो चीज़ हो रही है, आपकी पत्नी जो है आपको गाली दे रही है, ये चीज़ आपके लिए क्रूएल्टी तो है, लेकिन कोर्ट इतनी छोटी सी बात पे आपको डिवोर्स की डिक्री नहीं देगा। आप साबित भी कर देंगे कि आपकी जब पत्नी के पास आप फ़ोन करती हैं तो वो आपको गाली देती हैं, तो ऐसे में इतनी छोटी सी बात के लिए कोर्ट आपको कभी डिवोर्स की डिक्री नहीं देगा। और जो आपकी पत्नी है दूसरे के साथ फ़ोटो लगाती हैं, तो दूसरे के साथ फ़ोटो लगाना ये चीज़ एडल्ट्री के अंतर्गत भी नहीं आता है। तो जो आप आधार बता रहे हैं वो डिवोर्स का आधार नहीं है। इन सब आधारों पे आपको डिवोर्स नहीं मिल सकता है। आपको कोई तगड़े ठोस आधार चाहिए, तभी आपको डिवोर्स मिल सकता है। इतनी छोटी छोटी बातों को लेके कोर्ट डिवोर्स नहीं देता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरी शादी में 4 लाख कैश के साथ 1 लाख का चेक भी दिया गया। उस टाइम अकाउंट में पैसे नहीं थे तो हमने कुछ दिन बाद पैसा देने को बोल दिया। मेरे हस्बैंड एंड सास एंड ननद ने उसके चेक के बदले कई बार कैश और ऑनलाइन रुपए लिए, मुझसे भी और मेरी फैमिली से भी, बट वो चेक 2 ईयर तक बैंक में अप्लाई नहीं करा था। क्या वो लोग 2 ईयर्स के बाद इस चेक का यूज कैश के लिए कर सकते हैं क्या? तो देखिए, जैसा आप बता रही हैं कि जब आपकी शादी हुई थी तो उस समय आपके हस्बैंड को 1 लाख रुपए का चेक दिया गया था और अब 2 साल हो चुके हैं और ऐसे में उन लोगों ने इस चेक का यूज अभी तक नहीं किया है। तो आपका पूछना यह है कि क्या वो दो लोग 2 साल के बाद इस चेक का यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो देखिए, जब भी कोई चेक दिया जाता है तो उस पर जो डेट लिखा होता है, उस डेट लिखने के 90 दिनों के भीतर उस चेक का यूज करना होता है, बैंक में लगाना होता है। यदि 90 दिन बीत जाते हैं तो फिर उस चेक से पैसे नहीं निकाला जा सकता है। तो चेक पे जो डेट लिखा होगा उसके 90 दिनों के भीतर ही उस चेक का यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं किया जा सकता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर सेक्शन 9 में कितना नोटिस भेजने के बाद गजट का ऑर्डर होता है? तो देखिए, सेक्शन 9 में ये फिक्स नहीं है कि कितने नोटिस भेजने के बाद गजट का ऑर्डर किया जाएगा। जब नोटिस का तामील हो जाता है, यानी सेक्शन 9 में जो नोटिस भेजा जाता है उसका तामील हो जाता है, उसके बाद भी जो अपोजिट पार्टी होती है वो नहीं आती है, तब ऐसे में गजट का आदेश करता है कोर्ट। जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी के विरुद्ध आपने सेक्शन 9 का केस लगाया, आप सेक्शन 9 के केस में नोटिस गया, वो नोटिस तामील हो गया, उसके बाद भी आपकी पत्नी नहीं आ रही हैं, तब ऐसे में कोर्ट जो होगा वो पेपर में गजट कराने के लिए बोलेगा। तो ये फिक्स नहीं होता है कि कितना नोटिस भेजने के बाद जो कोर्ट होगा वो पेपर में गजट कराएगा और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर करेगा। जब भी नोटिस तामील हो जाए और अपोजिट पार्टी नहीं आए तो उसके बाद जो कोर्ट होता है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर भी कर सकता है या फिर पेपर में गजट कराने का आदेश कर सकता है, उसके बाद एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर करेगा। तो ये फिक्स नहीं होता है कि कितने नोटिस के बाद कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरी वाइफ का डीवी एक्ट में इंट्रीम मेंटेनेंस दिल्ली में डिसमिस होकर इंट्रीम का केस डिस्पोज हो गया, डीवी केस एविडेंस में आ गया। फिर मेरी वाइफ 125 का केस विड्रॉ करके अपने एमपी में डाल दिया। नए घटनाक्रम के क्या मुझे वहां जाना पड़ेगा और खर्चा देना पड़ेगा? उसने पिटीशन में डीवी केस का कुछ नहीं लिखा है।
तो देखिए पहली सवाल तो आप पूछ रहे हैं कि क्या आपको जाना पड़ेगा। तो देखिए जब आपकी पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस किया है एमपी में, तो आपको तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, अपना पक्ष तो रखना ही पड़ेगा। आप नहीं जाएंगे तो ऐसे में वहाँ पे जज साहब क्या जानते हैं कि क्या मामला है, क्या मैटर है, क्या परिस्थिति है। आप नहीं जाएंगे तो बिना आपके सुने आपके विरुद्ध जज साहब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर करेंगे, फिर एक्स पार्टी ऑर्डर आपके विरुद्ध कर देंगे। तो ऐसे में आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो वहाँ तो आपको जाना ही पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन है आपका खर्चा देना पड़ेगा। तो देखिए खर्चा देना है कि नहीं देना है ये आपकी परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप साबित कर देंगे कि आपकी जो पत्नी है एडल्ट्री में रह रही है, बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है, तो ऐसे में आप खर्चा देने से बच जाएंगे। या फिर आप साबित कर देते हैं कि आपकी जो पत्नी है वो कमा ले रही हैं और इतना ज़्यादा कमा रही हैं कि वो अपना खर्चा चलाने में सक्षम है, तो भी आप भरण पोषण देने से पत्नी को बच जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप सिद्ध कर देते हैं तो आप खर्चा देने से बच जाएंगे। और रही बात कि आपकी जो पत्नी है उन्होंने 125 सीआरपीसी के केस में डीवी केस का कुछ जिक्र नहीं किया है, तो आप इसे आधार बना सकते हैं और कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। जो 125 सीआरपीसी का केस है उसमें जाके हाजिर होके, और जो उनका ये केस डिसमिस हुआ है, इंट्री मेंटेनेंस का डिसमिस हुआ है, जिसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है अपने 125 सीआरपीसी के केस में, तो कोर्ट के समक्ष इस बात को रख सकते हैं। इससे आपका पक्ष मजबूत होगा। बाकी इस आधार पे ऐसा नहीं है कि आप मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे या फिर 125 सीआरपीसी का केस एक ही दिन में खारिज करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपका पक्ष थोड़ा मजबूत हो सकता है इस आधार पे। बाकी आपकी परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, आपके सबूत के ऊपर निर्भर करता है कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर प्लीज रिप्लाई, मेरे पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट था फिर भी मेरा चालान कर दिया, अब क्या करूं? 10,500 का काट दिया है सर, बताओ क्या करूं? तो देखिए ऐसे में आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, अगर आपका चालान कट जा रहा है तो ऐसे में आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट के समक्ष हाजिर होइए और अपना कॉन्फेंस कर लीजिए, यानी जो भी आपने जुर्म किया है उसे स्वीकार कर लीजिए कि, और जज साहब से बोलिए कि मेरा जो जुर्म है वो मैं स्वीकार करता हूं, ऐसे में जो भी फाइन लगेगा मैं भरने को तैयार हूं। तो ऐसे में मान लीजिए अगर जज साहब जो होंगे यानी मजिस्ट्रेट जो होंगे 10,500 का चालान हुआ है, तो ऐसे में आपके चालान की कुछ राशि माफ भी वो कर सकती हैं। तो ऐसे में आपका जो पैसा है वो कम हो सकता है। बाकी जो आपने जुर्म स्वीकार कर लेते हैं ऐसे में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमबी एक्ट में अगर आपका चालान कटा है और आप जुर्म स्वीकार कर लेते हैं, कॉन्फेंस कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, घबराने वाली बात नहीं है। आपका पैसा भी कम हो सकता है या फिर जितना होगा उतना भी आपको भरना पड़ सकता है। और जो दूसरा रास्ता ऐसी स्थिति में है कि जब आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट था उसके बाद भी पुलिस ने बदमाशी की और ऐसे में आपका चालान काट दिया, तो आप पुलिस वालों को सबक सिखा सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले आपको कोर्ट में जाना होगा, वहां जाके ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है आपके विरुद्ध उसमें आपको जमानत करानी पड़ेगी, आपको एक जमानतदार देना पड़ेगा। फिर जैसे एक क्रिमिनल केस चलता है वैसे ये भी केस चलेगा। और ऐसे में आप यदि उस मुकदमे में सिद्ध कर देते हैं कि पुलिस वाले ने बदमाशी की है, चालान गलती काट दिया है, आपके पास उस समय जिस समय चालान कटा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट था, आपने उसे दिखाया भी था, लेकिन पुलिस वाले ने सिर्फ बदमाशी से चालान काट दिया, तो ऐसे में पुलिस वाले के ऊपर कोर्ट जुर्माना भी लगाएगा और उसके ऊपर कार्यवाही भी करेगा। तो दो रास्ते आपके पास हैं, या तो आप बिना किसी परेशानी के ही कोर्ट में जाइए, वहां से चालान भर दीजिए, या फिर दूसरा रास्ता है कि आप पुलिस वाले को सबक सिखा सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ी परेशानी होगी, कुछ दिन मुकदमा आपको लड़ना पड़ेगा, तारीखों पे जाना पड़ेगा। और एक और सबसे आसान रास्ता है जो आप ऑनलाइन इस चालान को भर दीजिए। जब चालान कटता है तो ऐसे में कुछ दिनों तक आप उस चालान को ऑनलाइन ही भर सकते हैं। ई चालान नाम का एक वेबसाइट है, वहां से जाके आप जो भी चालान हुआ है वो भर सकते हैं। तो ऐसे में जितना ये पैसे का चालान आपका हुआ है सारा पैसा आपको भरना पड़ जाएगा। तो यही दो तीन रास्ते हैं जिस प्रकार से आप अपने चालान का निपटारा कर सकते हैं। बाकी अगर चालान हुआ है, आप कॉन्फेंस करते हैं, जुर्म स्वीकार करते हैं अपना, तो कोई आपको भविष्य में इससे दिक्कत नहीं आएगी। एमबी एक्ट से कोई दिक्कत नहीं आती है, ना नौकरी पे ना ही किसी अन्य समस्या आपको सामना करना पड़ेगा।
अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, पत्नी ने सास ससुर पति देवर देवरानी पे आईपीसी 147, 323, 504, 506, 427 में चार्जशीट लगने के बाद 15 माह से कोर्ट में पड़ी है। कोर्ट से कोई नोटिस नहीं आया सर, केस बंद होगा या चलेगा? 485 में जाना होगा, सारा केस झूठा है। देखिए, अगर ये आपकी पत्नी ने केस दर्ज कराया है और ऐसे में चार्जशीट आ गया है और 15 माह से अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई, नोटिस नहीं आया, तो इसका मतलब है मजिस्ट्रेट ने संज्ञान नहीं लिया, या फिर हो सकता है कि कोर्ट खाली हो, उस कोर्ट में जिस कोर्ट में चार्जशीट लगी हो, ये मुकदमा हो, उसमें कोई जज साहब ही ना हो। तो एक बार कोर्ट में आ जाके पता करिए कि क्यों ऐसा हुआ है। हो सकता है, जैसा मुझे लग रहा है, कि ये कोर्ट खाली होगा, इसमें कोई जज साहब होंगे ही नहीं, इसी वजह से इतना दिन ये पेंडिंग पड़ा है। तो आप एक बार कोर्ट में जाके पता करिए। बाकी 482 का आप जैसा बता रहे हैं, तो 482 सीआरपीसी एक प्रोविजन होता है जिसके तहत आप अपने ऊपर लगे फर्जी मुकदमे को क्वैश करा सकते हैं, रद्द करा सकते हैं। लेकिन मुकदमे को रद्द कराने के लिए आपको कोर्ट को उचित आधार बताना होता है, सबूत देना होता है। तो ऐसे में अगर आपके पास सबूत है कि इन आधारों पे आप केस को क्वैश कराना चाहते हैं, आपके पास सबूत है, तो आप जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है, तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट है वहीं पे आप मुकदमा लड़िए और अपने आप को बेगुनाह सिद्ध कराइए। अगर 482 सीआरपीसी में आप जाना चाहते हैं तो जब सबूत हो तभी आपको जाना चाहिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, पुलिस हस्बैंड को कंप्लेंट क्यों नहीं लेती वाइफ के अगेंस्ट? अब क्या कर सकते हैं इसके लिए? ये तो बात सत्यता ही है कि अगर पत्नी झूठा भी केस दर्ज कराने जाती है तो बहुत आराम से पति के विरुद्ध दर्ज हो जाता है। लेकिन अगर वही पत्नी ने कुछ वास्तव में अपराध किया हो और पति जाके पत्नी का एफआईआर दर्ज कराए तो पुलिस कभी भी केस दर्ज नहीं कर सकती है। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो ऐसे में अब क्या कर सकते हैं जब पुलिस दर्ज नहीं कर सकती रही है तो? लेकिन इसके लिए भी प्रोविजन है, आप पत्नी के खिलाफ कंप्लेंट केस दर्ज करा सकते हैं, परिवाद दर्ज करा सकते हैं, या फिर 156(3) सीआरपीसी के तहत कोर्ट से आदेश करवा सकते हैं पत्नी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सेक्शन 13A केस फाइल करने के बाद पत्नी सीआरपीसी 125 केस करे तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं, और डिवोर्स होने के बाद भी मेंटेनेंस देना होता है या नहीं? देखिए, आप डिवोर्स का केस कर रहे हैं तो ऐसे में ये आपका अधिकार है कि आप केस कर सकते हैं। वैसे ही पत्नी का भी अधिकार है कि पत्नी भी 125 सीआरपीसी का केस लगा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप डिवोर्स का केस करेंगे तो पत्नी मेंटेनेंस का केस ही नहीं लगा पाएगी या फिर उसे मेंटेनेंस ही नहीं प्राप्त होगा। अगर हाँ, ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें आप साबित कर दे, पति साबित कर दे कि जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही पति से अलग रह रही है, या फिर जो पत्नी है एडल्ट्री में रह रही है, या फिर पत्नी इतना कमा ले रही है कि अपना खर्चा चलाने में सक्षम है, तो जो पति है वो मेंटेनेंस देने से बच सकता है। बाकी अगर आप डिवोर्स का केस करते हैं तो पत्नी भी 125 सीआरपीसी का केस लगा सकती है। और दूसरा जो आपका सवाल है कि डिवोर्स होने के बाद भी मेंटेनेंस देना होता है क्या, तो हाँ, बिल्कुल देना होता है। अगर आप एक मुश्त भरण पोषण पत्नी को नहीं देते हैं, सेटलमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसे में जब डिवोर्स भी आपका हो जाएगा तो भी ऐसे में जो पत्नी का मेंटेनेंस पाने का अधिकार है वो तब तक बना रहेगा जब तक वो जीवित रहती है या फिर दूसरा विवाह नहीं कर लेती है। तो ऐसे में अगर आप सेटलमेंट नहीं करते हैं, वन टाइम सेटलमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसे में जो पत्नी है अगर डिवोर्स भी उससे आपका हो जाता है तो ऐसे में जब तक वो दूसरा शादी नहीं करेगी या फिर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक वो आपसे मेंटेनेंस पाने का अधिकार रखेगी और आपको देना भी पड़ेगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, वाइफ मायके में है, मेरा गांव के 2 लोग और मेरा माता पिता उसको लेने गया था। मैं भी 2-3 दिन लेने गया था, वो नहीं आई तो मैं थाने में दर्या किया, मुझे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया, सिंदूर कंगन नहीं पहनती है। इस आधार पर सेक्शन 13A डिवोर्स मिल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं मिल सकता है। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए आपको डिवोर्स नहीं मिल सकता है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो इन सब आधारों पे अगर आप डिवोर्स के लिए केस लगाती हैं तो ऐसे में आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। आपको डिवोर्स तभी मिल सकता है, कंटेस्टेड पिटीशन, आपको डिवोर्स की डिग्री तभी मिल सकती है जब आपके पास कोई बड़ा आधार हो और आप उसे सिद्ध कर पाए। तो ऐसे में आपको क्रूएल्टी, एडल्ट्री, कोई भी ऐसी बात सिद्ध करनी पड़ेगी। इतनी छोटी छोटी बातों के आधार पे कोर्ट कभी भी डिवोर्स नहीं देता है, या फिर डिवोर्स मिलता भी है तो ऐसे में 10, 12, 13 साल केस लड़ना पड़ जाता है, तब जाके डिवोर्स मिल पाता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। गुड, थैंक यू।
अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आई होप टुडे यू विल गिव माई आंसर। देखिए, जो आपने क्वेश्चन पूछा था सयादी, वो आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा था, पूरे एक स्क्रीन का आपका क्वेश्चन था। तो ऐसे में मैं अपने इस कमेंट बॉक्स का जो प्रोग्राम है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का जवाब नहीं देता हूँ। तो ऐसे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसे आप पार्ट पार्ट में पूछा कीजिए। जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें कई क्वेश्चन थे, तो ऐसे में एक या दो क्वेश्चन जो आपके होंगे आज कमेंट कर दीजिए, फिर बाकी जो क्वेश्चन 2-3 है वो कल कमेंट करिएगा। तो इस प्रकार से अगर आप पूछते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन तो मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन एक ही बार में आप बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ देंगे तो उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं। बाकी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा कीजिए, शॉर्ट में पूछा कीजिए, मैं बिल्कुल उसका जवाब दिया करूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ ये सब आप ही लोगों के योगदान की वजह से हो पाया है। आप ही लोगों के दुआओं का असर है, आप ही लोगों के संगत का असर है। इसी वजह से मैं ऐसा काम कर पाता हूँ और आप लोगों की मदद कर पाता हूँ। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। You are wrong. Every high court ruling is mandatory for every district court in India because India is one nation. Such ruling is passed by Bombay High Court. देखिए, लोग इसी तरह कंफ्यूज होते हैं क्या इनकी जो ये है वो किसी ना किसी ने इनको कंफ्यूज कर दिया है, तो इसी वजह से ये ऐसा बोल रही हैं। बाकी ये जो बोल रही हैं वो गलत जानकारी है। देखिए, अगर कोई हाई कोर्ट का जजमेंट होता है तो ऐसे में हाई कोर्ट का जजमेंट जो उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो यूपी में न्यायालय हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के न्यायालय हैं, उन्हीं जिला न्यायालयों के लिए वो जो आदेश होगा वो मैंडेटरी होगा। बाकी दूसरे प्रदेश में दूसरे प्रदेश के जिला न्यायालयों के लिए वो आदेश मैंडेटरी नहीं होता है। तो यही चीज़ है। बाकी ये जो जानकारी आप दे रही हैं, मुझे गलत बता रहे हैं, वो आप खुद गलत हैं, आप खुद कंफ्यूज हैं। तो एक बार आप अच्छे से पढ़िए, कहीं से अच्छे से जानकारी जुटाइए, तब आपको समझ में आएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, आपने मुझे बताया था कि वाइफ 125 DB24 में केवल एक ही जगह मेंटेनेंस ले सकती है, तो इस बारे में कोई रूलिंग हो तो प्लीज़ आप बताएं जो कोर्ट में लगा सके। देखिए, इसके लिए कोई रूलिंग की आवश्यकता नहीं है, ये रूल ही है, ये कानून ही है। बाकी इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके फ़ोन पे बात करिए, मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। बस अभी आप इतना ही समझिए कि अगर 3 मेंटेनेंस की मांग करती है, 3 केस करके पत्नी मेंटेनेंस की मांग करती है, 125 CRPC, 24 हिंदू मैरिज एक्ट और DV एक्ट में, तो ऐसे में जहां सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ होगा उसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसी के अंतर्गत आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। मेरे अकाउंट में लिमिट 1 साल में 1 लाख की क्यों है बैंक ऑफ बड़ौदा में, बाद में और नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। ये आपने क्या पूछा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। किसी भी बैंक अकाउंट का 1 लाख का कोई लिमिट नहीं होता है। आप एक बार फिर से जाके बैंक में चेक कराइए किस चीज़ का लिमिट है, ये भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आप इसके लिए बैंक जाइए, वहीं पे बात करिए, वहीं से आप समझ पाएंगे चीज़ों को। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मैं एक वाइफ हूँ, मैं डिवोर्स का केस फिल किया हूँ। मेरा फर्स्ट डेट 11 जनवरी को था, जिस डेट में मैं प्रेजेंट नहीं हो सके। अब मेरा एडवोकेट नेक्स्ट डेट 15 फरवरी को बताया है, बट वो पेनाल्टी के 5,000 रुपये मांग रहा है। क्या कोर्ट में ऐसा प्रावधान है कि आगे डेट बढ़ाने के लिए फाइन देना होगा? बताइए सर। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके जो एडवोकेट हैं वो गलत आपसे पैसा मांग रहे हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो डेट लग गया वो लग गया। अगर आप नहीं जाती हैं तो ऐसे में एडवोकेट का सिंपली एक एप्लीकेशन देना होता है गैरहाजिरी माफ़ी का। ऐसे में जब वो दे दिया जाता है तो डेट आगे बढ़ जाता है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई पेनाल्टी नहीं लगता है, कोई फाइन नहीं लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपको गलत जानकारी दी जा रही है, मिसगाइड किया जा रहा है। अब वो अपने अगले कमेंट को लेते हैं। फोटो के अलावा और कैसा साबित करेंगे, क्या चीज़ साबित करेंगे, ये भी तो आप पूछ लिए होते। आपने शॉर्ट में इतना क्वेश्चन पूछा है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या साबित करेंगे फोटो के अलावा, और क्या चीज़ पूछ रहे हैं आप। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। थैंक यू, वेलकम। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। बहुत अच्छा,
थैंक यू। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर्प वाई पैसा लूटने के लिए सभी हथकंडे अपना रही है, क्या करे? अब देखिए क्या किया जा सकता है, इसी तरह का कानून ही बन चुका है, इसी तरह का प्रोविजन ही है कि वाइफ जाके झूठा केस भी कर दे रही है, तो ऐसे में बड़ी आसानी से उसका केस दर्ज हो जा रहा है, फिर पति परेशान होने लग रहा है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? परेशान तो होना ही पड़ेगा पतियों को। अब ऐसा कानून ही बन गया है, ऐसा प्रोविजन ही हो गया है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? बाकी आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ बेहतर होगा, इस उम्मीद में जरूर रहिए आप लोग, और हार कभी मत मानिए। बाकी सत्य की ही जीत होती है, ये चीज हमेशा आप लोग याद रखिए। अब जो भी कमेंट आए थे मैंने उसका जवाब दे दिया है। बाकी ये सारे जो कमेंट आपको दिख रहे हैं इसका जवाब पहले की ही वीडियो में मैं आपको दे चुका हूं। तो आशा करता हूं इस कमेंट बॉक्स के प्रोग्राम से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले। मिलते हैं नए कमेंट बॉक्स प्रोग्राम के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।